नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मजबूत सरकार, नया उम्मीदवार से क्यों भागेश्वर में डूबते डूबते बची बीजेपी की लुटिया। बाइडेन की बेस्ट का फ्रीज क्यों है सुपर कार का सबसे धांसू फीचर, यूएस राष्ट्रपति के लिए पावर बैंक। ब्रसेल्स में राहुल बोले, भारत में गांधी गोडसे विजन की लड़ाई। मोदी इंडिया गठबंधन से डर कर देश का नाम बदलना चाहती है। खड़गे को G20 डिनर में नहीं बुलाया। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता बोले, मोदी है तो मनु है। भूपेश ने कहा, असहमति का सम्मान करें। G20 समिट के लिए ब्रिटिश पीएम सुनक दिल्ली पहुंचे। मोदी 15 देशों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 3 पीएम आवास में होंगे। राघव चड्ढा ने परिणीति के साथ रिश्ते पर बात की। बोली, परिणीति से पहली मुलाकात मैजिकल थी। उनका साथ होना सबसे बड़ी खुशी। अब समाचार विस्तार से। भागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी का लचर प्रदर्शन देखने को मिला है। भागेश्वर को जैसे तैसे मिली जीत ने धामी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड की भागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को एक बार फिर जीत मिली। बीजेपी की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2321 वोटों से शिकस्त कर दी। वोटों की गिनती में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टकरार देखने को मिली है। भले ही पार्वती दास 2321 वोटों से जीत गई हो, लेकिन ये कहीं न कहीं मौजूदा सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करता है। कुमाऊं मंडल में एससी के लिए आरक्षित भागेश्वर सीट पर वोटिंग 5 सितंबर को हुई थी। इस सीट पर 55.44% वोट पड़े थे। इस साल अप्रैल में विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वो साल 2007 से लेकर 4 बार इस सीट से विधायक रहे। पार्वती दास चंदन दास की पत्नी। मजबूत उम्मीदवार और राज्य सरकार की पूरी मशीनरी होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार का इतने लचर प्रदर्शन से जीतना राजनीतिक पंडितों को भी खटक रहा है। दिवंगत विधायक के प्रति सहानुभूति को बीजेपी ने इस चुनाव में भुनाने की कोशिश की है। उसे उम्मीद थी कि मजबूत संगठन और जनता की सहानुभूति से उसको भागेश्वर सीट पर फायदा होगा, लेकिन उसे जीत तो मिली, लेकिन जैसे तैसे वाली मिली। बीजेपी के टिकट से पार्वती दास को 2000 से कुछ ज्यादा वोट से जीत पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज और प्रदेश सरकार की मजबूत संगठन के दावे पर भी सवालिया निशाना है। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के 46, कांग्रेस के 19 जबकि बहुजन समाज पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती दास के पक्ष में कई चुनावी सभाएं और जनता से कहा कि भागेश्वर में बैजनाथ धाम होने से ये शिव की नगरी है और इसलिए यहाँ से पार्वती को जिताएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की बदौलत भागेश्वर का चहुमुखी विकास हो रहा है, जबकि दिवंगत चंदन राम दास भी आजीवन भागेश्वर के लिए सेवा करते रहे और उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पार्वती को जीतना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने भागेश्वर और गरुड़ में दास के लिए रोड शो किए। पिछले कुछ वर्षों में इस सीट पर चुनाव में लगातार कट्टर प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा गया है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे। उनकी अगुवाई में ही उत्तराखंड की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई थी। पार्वती दास को इतने कम वोटों से जीत ऐसे वक्त पर मिली जब राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस चुनाव को सामान्य नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन जबरन
धर्मांतर, अनियमित भर्ती परीक्षाओं पर सख्त कानून बनाने और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई जैसे धामी सरकार के फैसलों पर जनमत संग्रह बताया था। भागेश्वर सीट पर बीजेपी को इतने कम मार्जिन पर मिली जीत के बाद उसके लिए आत्मचिंतन की घड़ी है। उसको सोचना पड़ेगा कि लगातार 2 बार सत्ता का स्वाद चखने के बावजूद जनता का समर्थन उसके लिए वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचने की संभावना है। वो शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और शनिवार व रविवार को वह G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक सत्रों में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार शाम पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति शुक्रवार शाम करीब 7 बजे पहुंचेंगे। आगमन पर वह सीधा प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान बाइडेन अपनी आधिकारिक कार द बीस्ट में ही यात्रा करेंगे। जो बाइडेन के दिल्ली दौरे के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे बाहरी परत में अर्धसैनिक बल के जवान होंगे, दूसरी परत में भारत के विशेष सुरक्षा समूह के कमांडो होंगे और सबसे भीतरी घेरे में यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन और अन्य अमेरिकी प्रतिनिधि ITC मौर्या शेरेटन होटल में रुकेंगे। होटल की सुरक्षा के मद्देनजर कर्मचारियों के बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। बाइडेन होटल की जिस मंजिल पर होंगे वहां जाने वालों के विशेष एक्सेस कार्ड दिए जाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए विशेष लिफ्ट लगाई जाएगी। इस होटल के करीब 400 कमरे बुक हो चुके हैं। द बीस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक राजकीय कार है। इसे एक बड़े सैन्य परिवहन विमान बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर में अमेरिका से भारत लाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कार में तमाम सुरक्षात्मक उपायों के साथ साथ एक छोटा फ्रीज भी होता है जिसमें राष्ट्रपति के ग्रुप वाला ब्लड रखा जाता है। कार में एल्यूमीनियम, सिरेमिक और स्टील से बने कवच हैं। बाहरी दीवारों की मोटाई 8 इंच है। खिड़कियों की बहुस्तरीय और 5 इंच मोटी है और माना जाता है कि प्रत्येक दरवाजे का वजन बोइंग 757 के बराबर है, जो अपने हैंडल को विद्युतीकृत कर एंट्री को रोक सकता है। दुनिया के सबसे मजबूत और सुरक्षित कही जाने वाला बुलेट प्रूफ कार हर वक्त यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की निगरानी में रहती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक नहीं बल्कि 2-3 कारें मंगवाई जा रही। अगर किसी वजह से एक कार खराब हो जाती तो दूसरी या तीसरी कार का उपयोग किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में सफर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब तक ये प्लेन दिल्ली में रहेगा, यहाँ अलर्ट मोड पर होगा। इसके कॉकपिट में पायलट हर वक्त मौजूद रहेंगे। ये व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इमरजेंसी की सूरत में राष्ट्रपति को तुरंत निकाला जा सके। वायुसेना और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर दिल्ली पर नजर रखने के लिए लगातार आसमान में चक्कर लगाते रहेंगे। इन हेलीकॉप्टरों पर सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो मौजूद रहेंगे। कई जगह पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। दिल्ली में ऊंची इमारतों पर NSG और सेना के स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा, भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है। हिंसा भेदभाव बढ़ा रहा है। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस नेता बोले, इंडिया अलायंस को लेकर सरकार घबराई हुई है। हम भारत की आवाज है, इसे लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए वे देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, जिससे देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। भारत के नेचर को बदलने की कोशिश की जा रही है। कई लोग वापस गरीबी में ढकेल दिए गए हैं। भारत में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार ने G20 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया। इससे साबित होता है कि वो देश के 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देती। ये सरकार की सोच को भी दर्शाता है।
G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लिए अच्छी बात है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमारे अलावा इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता जो सरकार ने लिया है। भारत एक बड़ा देश है। हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिससे चाहे उसे रिश्ता रखा जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सांसदों से मुलाकात की। राहुल की इन सांसदों से मुलाकात को एलिवना ने होस्ट किया। उनके साथ पियर लारोतूरो भी थे। ये राहुल का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वे मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। बीते 9 साल में राहुल की 22वीं विदेश यात्रा विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में रही है। इसमें एक जर्मनी का वह दौरा भी जिसमें उन्होंने संसद में पीएम मोदी को गले लगाने का राज खोला था। राहुल गांधी इससे पहले 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे। 10 दिन की विजिट में उन्होंने वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रवासियों भारतीयों को भारत में लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीति के मुद्दे पर संबोधित किया था। वॉशिंगटन प्रेस क्लब कांग्रेस नेता वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब दिए थे। सांसदीय जाने के सवाल पर राहुल ने कहा कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसका मुझे तोहफा मिला। इसी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। राहुल ने कहा था, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूँ, लाखों भारतीयों से सीधी बात की है। मुझे वो लोग खुश नहीं लग रहे हैं। वो बेरोजगारी, महंगाई से बहुत परेशान हैं। लोगों में गुस्सा था। देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 9 सितंबर को होने वाले G20 नेताओं के डिनर में नहीं बुलाया गया। ये डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। इस पर तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम ने कहा कि मोदी है तो मनु है। खड़गे को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे दलित समुदाय से आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहन कुमार मंगलम ने भी ये कहा, पीएम नरेंद्र मोदी महर्षि मनु की विरासत थामे हुए हैं। ऐसे कई इवेंट्स हुए जहां निचली जाति के नेताओं को नहीं बुलाया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में न बुलाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। G20 मेंबर्स के मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी आचिता मूर्ति के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रिसीव किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार भारत आए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 15 वर्ल्ड लीडर्स से बायलेटरल बातचीत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 द्विपक्षीय वार्ता आज उनके आवास पर होगी। पीएम आज अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम 6:55 पर भारत आ रहे हैं। समिट शुरू होने से एक दिन पहले G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत को इस संगठन की अध्यक्षता चुनौतीपूर्ण समय में मिली है। दुनिया आर्थिक मंदी के दौरे से गुजर रही है। कांता ने कहा, भारत ने महसूस किया है कि हमें अपनी अध्यक्षता वसुदेव कुटुंबकम दुनिया एक परिवार है की थीम के साथ शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। हम इस पर खरे उतरे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए आज यानी 8 सितंबर की रात 5 बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली पहुंच जाएंगे। जापान के पीएम फूमियो किशिदा, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, यूए की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के देर शाम तक भारत पहुंचने की संभावना है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ रहे। पुतिन की जगह उनकी विदेश मंत्री सर्गेई रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो आज सुबह भारत पहुंचे। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद और नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू भी पहले आ चुके हैं। राष्ट्रपति अहमद तिनुबू का स्वागत मराठी धुनों के साथ किया गया। वो G20 के गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हाल ही में आप सांसद राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ अपने रिश्ते पर बात की है। राघव चड्ढा ने यूट्यूबर के साथ बात करते हुए कहा कि वो हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में परिणीति से मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी परिणीति से पहली मुलाकात बिल्कुल मैजिकल थी। बातचीत के दौरान राघव से पूछा गया कि वो परिणीति से कैसे मिले। इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम जैसे भी मिले वो बहुत ही मैजिकल फीलिंग थी। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जिंदगी में परिणीति का होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी जिंदगी में मेरी पार्टनर के तौर पर मेरे साथ है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का एहसास भी है कि पूरा देश उनकी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है। इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं देश से ज्यादा खुश हूँ। हाल ही में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी के रिसेप्शन कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई। कार्ड के मुताबिक कपल 30 सितंबर को चंडीगढ़ के ताज होटल में रिसेप्शन पार्टी देंगे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर में करीब एक हफ्ते तक शादी के फंक्शन होंगे और 24 सितंबर को कपल की शादी होगी। इसके बाद चंडीगढ़ में रिसेप्शन पार्टी होगी। इस कार्ड में लिखा है, राघव चड्ढा के पेरेंट्स अलका और सुनील चड्ढा के बेटे राघव चड्ढा और रानी और पवन चोपड़ा की बेटी परिणीति के वेडिंग रिसेप्शन लंच में आप सभी का स्वागत है। 30 सितंबर को ताज चंडीगढ़ में वर्क फ्रंट की बात करें तो परिणीति जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म मिशन रानीगंज में दिखाई देंगी। ये फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।